हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका। स्वागत है आपका माबूता अकेडमी के अंदर। मैं हूँ अभिषेक और हमारी इंडियन पॉलिटी चल रही है। भाई देखो यार, इंडियन पॉलिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनना था ना, वो तो हमने सारा जान लिया, हमने कुछ नहीं छोड़ा। सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी कि आपको डिफरेंसेस बता दिए कि रिटन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, बाइकमलिज्म, इन सब के बारे में आपको बता दिया। वहाँ से हम सीधा चले गए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऊपर। उसके अंदर हमारी मीटिंग्स वगैरह सारी आपको बता दी, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कमेटी जिसके अंदर बनी थी वो मैंने सारी आपको बता दी। आई एम सॉरी फॉर दैट, वो सारी मैंने आपको बता दी। तो मेरे को लगता है कि मैं आपको यहाँ तक सारी बातें बता चुका। अभी लास्ट में फिर मैंने आपको शेड्यूल्स बताए थे कि हमारे संविधान के अंदर कुछ शेड्यूल्स हैं जो एक प्रॉपर एक छोटा मोटा एक सेक्शनल ओवरव्यू देते हैं किस चीज़ के बारे में क्या लिखा हुआ है। आपको प्रियम्बल के बारे में बता दिया कि प्रियम्बल क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये सब आपको बता दिया। अब आते हैं ओरिजिनल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे। देखो यार, जब हमारा संविधान बना ना तो उसमें आर्टिकल 395 तक थे। कहाँ तक थे? 395 आर्टिकल्स। अब ना कुछ लोग कहते हैं कि यार देखो, कुछ लोग आर्टिकल्स बढ़ गए हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं कम हो गए, कुछ लोग कहते हैं इक्वलेंट है। मेरी मानो तो यार आर्टिकल नंबर तो 395 ही है। क्या होता है ना, जब आप कोई फॉर एग्जांपल किसी अमेंडमेंट है, यानी कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ 1976 में, इसने आपने कोई आर्टिकल जोड़ा, आर्टिकल नंबर तो 395 तक ही रहेंगे ना। मान ले कोई आपने आर्टिकल फॉर XYZ जोड़ा, तो वो जैसे उसके आगे जैसे आर्टिकल नंबर 1 है तो उसका क्या अमेंडमेंट लग गया, तो आर्टिकल 1 फर्स्ट आर्टिकल अमेंडेड हो गया ना। नंबर में तो आर्टिकल 395 ही है, तो हमें 395 ही पढ़ रहे हैं। अगर कोई अमेंडेड आर्टिकल्स होंगे तो वो भी हम इसके बीच में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से, फर्स्ट आर्टिकल से। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारा भाई? फर्स्ट पार्ट कहता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। क्या हमारी यूनियन और इसकी टेरिटरीज कैसे हैं, ठीक है। आर्टिकल 1 वेरी इंपॉर्टेंट, नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन। हमारी जो सरकार यूनियन है इसका नाम क्या होगा और इसकी टेरिटरी कितनी कितनी होगी। तो नाम तुम सबको पता है क्या होगा भैया? नाम इंडिया, दैट इज क्या है? भारत, जिसके बीच में विवादों की भरी एक नैया चलती रहती है। तो इंडिया दैट इज भारत। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमारी जो टेरिटरी है वो कैसी होगी। सबसे पहले तो हमारा नेम ऑफ द कंट्री क्या होगा, नेचर ऑफ द गवर्नमेंट क्या होगा। हमारा नेचर ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? हमारे पास पार्लियामेंट है, तो हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास। तो हमारा नेचर कैसा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारी टेरिटरी कैसी है? टेरिटरी में देखो, एक तो हमारे आ जाएंगे स्टेट्स, एक आ जाती है यूटीज, एक आती है अदर टेरिटरीज। अदर टेरिटरीज वो होती हैं कि कोई फॉर एन एग्जांपल अभी हमारी टेरिटरी नहीं है लेकिन हमारे साथ जुड़ना चाहता तो वो अदर टेरिटरीज होते हैं, तो वो भी हमारी टेरिटरी के अंदर आ जाती है। तो इंडिया दैट इज भारत, और हमारी नेम क्या होगा? इंडिया दैट इज भारत होगा। नेचर कैसा होगा गवर्नमेंट का? पार्लियामेंट्री नेचर ऑफ गवर्नमेंट होगा। और टेरिटरी कितनी होगी कि हमारा जो क्या होगा कि स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, और साथ में हमारी टेरिटरीज जो कि अदर टेरिटरीज है, बाद में हमारे साथ जुड़ना चाहती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आज़ादी के बाद हमने इनको लिया, पोर्तुगल के कंट्रोल में कुछ चीज़ें थी, फ्रांस के कंट्रोल में कुछ चीज़ें थी, ठीक है। अभी आगे मैं आपको कराऊंगा यूनिफिकेशन, तो यूनिफिकेशन के अंदर ये सब कुछ आ जाएगा आपकी जो हमारी अदर टेरिटरीज है। बने रहना भाई साहब बस, ठीक है। अब इसके अंदर एक बात बोलिए, वर्ड यूनियन हैज़ बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल इज नॉट यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारा संविधान क्या है? हमारा संविधान देखो क्वाजी फेडरल है। क्या है? क्वाजी फेडरल। क्वाजी फेडरल ना ही पूरी तरह से फेडरल है, ना ही पूरी तरह से फेडरल है, और ना ही पूरी तरह से यूनियन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर एक बात कह गए थे कि भैया हमारा जो संविधान होगा ना वो वैसे तो फेडरल होगा, लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लगेगी, जैसे ही इमरजेंसी लगेगी यानी कि आपातकालीन स्थिति अगर हमारे यहाँ पर आ गई तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? यूनियन। अब यूनियन कैसे हो जाता है? बिकॉज उस टाइम पे हमारी सारी जो पावर्स होती है ना, वो पावर्स हमारी शिफ्ट होकर सेंटर के पास चली जाती है, स्टेट से। स्टेट की मशीनरी डाउन हो जाती है कब? इमरजेंसी के टाइम पे। तो वैसे हमारा संविधान कैसा है? फेडरल है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे कैसा हो जाता है? यूनिटरी हो जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्वाजी फेडरल कहते हैं, ठीक है। तो वही बात लिखी है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल ड्यूरिंग द पीस टाइम एंड यूनिटरी ड्यूरिंग द इमरजेंसी, ठीक है। तो ये आपकी काम की चीज़ें नहीं हैं, तो यहाँ चलते हैं हम सीधा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आज आर्टिकल 2 पे चलते हैं। देखो यार आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 हमारा बोलता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। क्या? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। मुझे बताओ, एक स्कूल है, क्या है? एक स्कूल है, ये रहा स्कूल, ये स्कूल है। अब इस स्कूल के अंदर एडमिशन जो होगा वो नए स्टूडेंट का होगा, पुराने स्टूडेंट का होगा। ये लिखा हुआ है एन और ये लिखा हुआ है ओल्ड, तो ऑब्वियसली नए स्टूडेंट का ही एडमिशन होगा। ओल्ड स्टूडेंट ऑलरेडी स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, तो न्यू स्टूडेंट का ही एडमिशन होता है। वैसे ही यहाँ पर जो आर्टिकल है हमारा 2, ये सिर्फ एक्सटर्नल स्टेट्स के लिए, यानी कि नए स्टेट्स के लिए जो बाहर से जुड़ना चाहते हैं, जो बाहर से आना चाहते हैं, है ना। तो पार्लियामेंट हैज गिवन द पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन एंड टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच थिंग्स फिट। दिस इज फॉर एक्सटर्नल स्टेट्स ओनली। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कैसे क्या होगा। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या है? पार्लियामेंट है, ये हमारी पार्लियामेंट है।
और आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है न्यू स्टेट का। किसका? न्यू स्टेट का। और हमें ये पता है ये बाहर से आता तो ऑब्वियसली एक्सटर्नल स्टेट्स होगा। फॉर एग्जाम्पल कल को नेपाल कह दे हमें कि मुझे आपके साथ जुड़ना है, तो नेपाल को आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करके इंडिया का स्टेट बना के जोड़ा जा सकता है। अब इसमें पावर किसके पास है, तो पावर इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है, पार्लियामेंट उसको जोड़ सकती है। कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल करके? आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करके। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आर्टिकल 3 पर चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। अब ये इंटरनल स्टेट के लिए। अब देखो मुझे बात बताओ, फॉर एग्जांपल बाहर से तो कोई बंदा आ गया, अंदर तो भी हाउस बाकी है ना, ये हमारा अंदर का सिस्टम रहा, ये हमारा स्कूल है। अब स्कूल के अंदर कोई नई क्लास बनानी है, तो किसी मेरे को बात बताओ, नई क्लास बनानी है तो अंदर वाले बच्चों के लिए क्लास बनेगी या जो बाहर से आने वाले उनके लिए क्लास बनेगी? क्योंकि बाहर से आने वाले तो अभी अंदर आया ही नहीं है, अभी तो जो अंदर वाले बच्चे उनके लिए। तो ये जो हमारा जो आर्टिकल 3 है ये हमारा इंटरनल स्टेट्स के लिए है। किसके लिए? इंटरनल स्टेट्स के लिए लिखा हुआ। सेम पावर, पार्लियामेंट कैन डिवाइड एनी स्टेट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट, चेंज नेम, एरिया, बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट। एग्जाम्पल आपके मन में भी वही आ रहा है, मेरे मन में भी वही आ रहा है, क्योंकि आंखों से तो हमने वही देखा है, ज़्यादा समझदारी की आंखों से। तो उससे क्या बना दिया था? तेलंगाना बना दिया था ना, तेलंगाना। तो वो आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके आया था। बस इतना ध्यान रखना कि आर्टिकल 2 हमारा किसके लिए होता है? एक्सटर्नल स्टेट्स के लिए जो बाहर से आते हैं। आर्टिकल 3 हमारा किसके लिए होता है? इंटरनल स्टेट्स के लिए जो हमारे अंदर ही तोड़फोड़ कोई करनी, अंदर ही ऊपर नीचे कुछ करना। तो नया स्टेट बना सकते हैं, किसी दो स्टेट को बीच में से डिवाइड कर सकते हैं, नाम, एरिया, बाउंड्री किसी भी स्टेट का चेंज कर सकते हैं। वो पार्लियामेंट की शक्ति है। कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 3 के अंदर। ठीक है, लेकिन सिंपल नहीं होता इतना कि हाँ जी चलो एक काम करते हैं, आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से अलग कर देते हैं और बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। तो कैसे करते हैं भैया? एक प्रोसीजर होता है, बिल पास करना पड़ता है। तो बिल कैसे पास करेंगे उसका प्रोसीजर हम समझ लेते हैं। देखो भैया, जो आगे ये बिल हमें लेके जाना है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट का, ये प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट से आएगा। यानी कि पहली बात तो खत्म ही होगी। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए। तो पहली बात नहीं होगी। अगर राष्ट्रपति जी ने परमिशन नहीं दी है पहले करने की तो हम नहीं कर सकते। देखो यार, ये तो हम ना कभी कभी ना किताबी बातों में और अपने इसकी प्रैक्टिकल बातों में फ़र्क होता है। तो किताबी बात तो ये है कि भैया प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। क्या चाहिए? प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। बट क्या होता है ना कि आगे जाके आपको एक आर्टिकल भी ऐसा पढ़ा दूंगा जो इसको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट कर देगा इस आर्टिकल को। और दूसरा रियल बात तो ये है कि प्रेसिडेंट ना भी नहीं कर सकता, उसको अप्रूवल देना ही पड़ता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए। अब प्रेसिडेंट साहब ने क्या दे दिया? अप्रूवल दे दिया कि बिल्लो भाई तुम लोग क्या कर लो, किसी भी दो स्टेट के टुकड़े करके उनके दो अलग अलग नाम तय करके कोई भी जो तुमने अंदर ऊंच नीच करनी है आर्टिकल 3 के अंदर कर लो। अब जिस भी स्टेट इससे प्रभावित हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के 2 टुकड़े करने हैं, तो ये जो बिल है सीधा प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद आ जाएगा राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेचर के पास। किसके पास? राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेचर के पास। एक आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेचर इसको चाहे कर दे पास, चाहे कर दे पास, चाहे कर दे फेल, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। चाहे राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेचर को ये बात मंजूर हो कि हमें बटना है, चाहे मंजूर ना हो कि हमें नहीं बटना, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही लिखा है, प्रेसिडेंट क्या कर देता है? बिल को भेज देता है कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर के पास। तो हम राजस्थान के बेस पे एग्जांपल ले रहे हैं, तो बिल कहाँ आ गया? राजस्थान के पास। अब उसके बाद भी क्या होता है, जब स्टेट लेजिस्लेचर के पास बिल जाता है तो राष्ट्रपति उसमें टाइम फिक्स कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2024 को बिल आ गया राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेचर, तो कह देंगे कि तुम्हें 3 मंथ्स के अंदर इस बिल को वापस करके देना है, पास करो फेल करो तुम्हारी मर्जी है। तो वही बात, प्रेसिडेंट फिक्सेस टाइम फॉर द रिटर्निंग ऑफ द बिल। ठीक है, अब उसके बाद द बिल इज प्रेजेंटेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर, देयर इज नो इंपैक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द बिल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और वही बात इसमें लिखी हुई है। फिर जो है बिल वहां से पास होने के बाद आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट किसी में भी जा सकता है। अब यहां पर मान लो स्टेट लेजिस्लेचर राजस्थान ने पास कर दिया बिल को कि भी ठीक है काट लो, काट रहे हो तो, क्योंकि वैसे भी हमारी हाँ या ना से तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा, तुम तो अपने चला रहे हो तो क्या चला लो साहब। अब बिल आया, बिल आने के बाद जैसे स्टेट लेजिस्लेचर से पास होकर लोकसभा या राज्यसभा किसी के पास भी आएगा, या तो लोकसभा भी जा सकता है, राज्यसभा भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल राज्यसभा के पास पहले आ गया, तो राज्यसभा के पास पहले आ गया और राज्यसभा इसको कौन सी मेजोरिटी से पास करेगी? सिंपल मेजोरिटी से। यही बिल वापस लोकसभा के पास चल जाएगा, लोकसभा भी इसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर देगी। दोनों हाउसेस से पास हो गया, और दोनों हाउसेस से पास होने के बाद किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। आई एम सॉरी, अब राष्ट्रपति के पास इसमें देखिए, राष्ट्रपति इसको लौटा नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? लौटा नहीं सकता। अरे लौटाएगा भी क्यों यार? क्योंकि आया तो इनकी रिकमेंडेशन से है ना। क्योंकि पहली शर्त क्या थी कि अगर आपको नया स्टेट बनाना आर्टिकल 3 के अंदर, तो सबसे पहले तो आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए। अब वो प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट जब आपको मिल गया तो राष्ट्रपति जी क्यों लौटाएंगे? तो ये था हमारा आर्टिकल 3। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आर्टिकल 4 पे चलते हैं। अब ये देखो यार, इन्होंने एक बात बोली है कि फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में अगर कोई चेंज किया तो उसको संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा।
देखो यार, संशोधन बहुत सारे तरीके के होते हैं। अमेंडमेंट्स जो होते हैं ना, वो बहुत सारे तरीके के होते हैं। मैं आपको अभी समझाता हूँ। वैसे तो अमेंडमेंट का पूरा चैप्टर आएगा, मैं आपको उसमें अच्छे से समझाऊंगा, पर एक ओवरव्यू ले लो यार, अमेंडमेंट कितने प्रकार के होते हैं। देखो, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, क्या करते हैं, अमेंडमेंट अगर हम करते हैं तो उसके अंदर एक तो होता है आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट। क्या? आर्टिकल 368 का अगर कोई अमेंडमेंट होगा तो वो हमें स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, वो मेजोरिटी वाला का भी चैप्टर आएगा तो उसमें पढ़ेंगे। इसमें दो तरह की मेजोरिटी होती है, एक में स्पेशल मेजोरिटी नॉर्मल, और एक में स्पेशल मेजोरिटी विद द हाफ ऑफ कंसेंट ऑफ द स्टेट्स, हाफ ऑफ कंसेंट ऑफ द स्टेट। तो ये बात आपको ध्यान में थोड़ी रखने वाली होती है। तो ये होती है हमारी स्पेशल मेजोरिटी। वो कब होगी? जब सिर्फ और सिर्फ हम आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट कर रहे हैं। पर यहां पर इसमें क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल 4 क्या प्रोटेक्शन देता है कि अगर हम फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में कोई चेंज करते हैं तो उसको संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी कि 368 की तरह उसको नहीं माना जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता हमें नहीं है। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? नेम ऑफ द स्टेट एंड यूटी, जो मैं अपने डिस्कस कर चुके हैं, और एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा की, कौन सी स्टेट और कौन सी यूटी में राज्यसभा के अंदर कितने लोग जाके बैठेंगे। इन दोनों शेड्यूल्स में अगर आपको कुछ चेंज करना है और उसके लिए कुछ चेंज अमेंडमेंट आपने किया तो वो 368 का अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो। नेम एंड द नेम ऑफ स्टेट एंड यूटी, किन राज्य के और यूटी के नाम में कोई चीज करना है। बैरूबरी केस आता है 1960। क्या आता है? बैरूबरी केस 1960। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन टेरिटरी कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी अदर कंट्री विदाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये लो, तो देखो भी आर्टिकल 4 के अंदर जो बात बोली थी कि हम फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस कर सकते हैं, उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन बहरोबरी में क्या बोल दिया? आप चाहे फर्स्ट शेड्यूल में कोई भी चेंज करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई नाम वाम करो मत करो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन मेरी एक बात सुन लो, सुप्रीम कोर्ट कहता भाई क्या बात सुन ले? बात ये है कि भैया अगर इंडिया किसी से कुछ ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये बांग्लादेश है, तो इंडिया अगर बांग्लादेश से कुछ ले रहा है तो उसके लिए तो हमारे ना तो तुम संविधान संशोधन करो ना संशोधन करो, हमें मतलब नहीं है। तुम वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से भी काम कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री जी चाहे वैसे कर लो, कुछ भी ले आओ, पर अपने अंदर ले आओ। अगर सिचुएशन उल्टी है, भाई ये रहा हमारा इंडिया और इंडिया से कोई सामान जा रहा है बांग्लादेश की तरफ, तब भैया ना तो आपका चलेगा एग्जीक्यूटिव एक्शन, इसको भी काटा मारो, ना चलेगा आपका अमेंडमेंट, इसको भी काटा मारो। सिर्फ और सिर्फ होगा तो संवैधानिक संशोधन होगा 368 के तहत होगा। किसके तहत? किसके तहत? 368 के तहत होगा। और इसके अंदर आपको स्पेशल मेजोरिटी ही करनी पड़ेगी, उसके अंदर आपका आर्टिकल 4 कुछ नहीं कर सकता। अपेक्षा करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। तो बैरीबरी यूनियन केस 1960 आया, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि अगर इंडियन टेरिटरी को लेना है तो एग्जीक्यूटिव एक्शन से ले लो, देना है तो भैया संवैधानिक संशोधन करके देना पड़ेगा। फिर वैसे ही हमने क्या किया, एक 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 में किया। बैरूबरी जो कि जलपाईगुड़ी के अंदर है, जो कि बांग्लादेश के अंदर आता था, वो अब कहाँ है? पाकिस्तान को दे दिया था हमने। नेहरू नून एक एग्रीमेंट हुआ था 1958 के अंदर। नून आपको बता दूं, फिरोज खान नून हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो दोनों के तहत एग्रीमेंट हुआ था जिसके अंदर हमने जलपाईगुड़ी पाकिस्तान को दे दिया था। तो ऐसे नहीं दे सकते हम। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि बैरूबरी केस 1960 आ गया तो उन्होंने बोल दिया था कि अगर कुछ देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? संवैधानिक संशोधन। इसीलिए हमने 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 किया, जिससे हमने जलपाईगुड़ी उनको दे दिया। अब 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी कि सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसकी आवश्यकता नहीं है? संवैधानिक संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। या आप एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से भले चंगे तरीके से कर सकते हो, मुझे क्या, कर लो भाई। लेकिन अगर आपको कुछ देना है तो देने के टाइम आपको संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। लेना है तो लेने में कोई संवैधानिक संशोधन नहीं है। लेकिन यहां पर ध्यान रख लेना, कोई रिसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ना हो, यानी इंडियन टेरिटरी का घाटा नहीं हो रहा हो। अगर बाई चांस घाटा हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? संवैधानिक संशोधन। और ये सारी मैंने रामायण क्यों बताई है? ये इसलिए बताई है क्योंकि आर्टिकल 4 जो था, जो सीधा सीधा बोल रहा था कि फर्स्ट शेड्यूल में कुछ भी चेंज कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैरूबरी ने क्या बोला? भाई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन देना कुछ नहीं है, बढ़ा सकते हो, कम नहीं करना। इसलिए ये 2-3 केसेस आपको बताए हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इससे सुधरती है। एक और बात सुन लो, ये 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015 हुआ, अभी हुआ है, जिसके तहत हमने क्या किया? टेरिटरीज एक्सचेंज करी थी बांग्लादेश के साथ। हमने बांग्लादेश को 111 एनक्लेव दिए। अब देखो, बांग्लादेश से 155 लिए। अगर बांग्लादेश से 55 लिए हैं तो मुझे बताओ, इसके लिए करने की जरूरत है क्या संवैधानिक संशोधन? नहीं है, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी है बात। लेकिन अगर दिए हैं
तो क्या करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि कंट्री इंडिया की टेरिटरी का रिसेशन हो रहा है, घाटा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसके लिए संविधान संशोधन लगेगा, स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। अपेक्षा करता हूँ कि आपको आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक सारे समझ में आ गए होंगे। चलो, अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि कुछ आपको ये क्या कहते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। तो यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ, अदर टेरिटरीज कुछ हमारे पास नहीं थी। क्या नहीं थी? अदर टेरिटरीज कुछ हमारे पास नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास पौंडीचेरी नहीं था। हमारे पास क्या? पौंडीचेरी नहीं था। पौंडीचेरी हमारे पास नहीं था। कैरीकाल हमारे पास नहीं था। माहे हमारे पास नहीं था। गोवा हमारे पास नहीं था। दमन एंड दीव नहीं था। दादर एंड नागर नहीं था। तो ये हमारे पास नहीं था। पोर्तुगीज, फ्रांस इनके कब्जे में थे। तो ये सारे अदर टेरिटरी है जिसका वर्णन हमने आर्टिकल 1 में किया था। ठीक है, आ जाओ, तो इधर चलते हैं हम इसमें, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। तो ये हम करेंगे क्या? भारत का यूनिफिकेशन, भारत का यूनिफिकेशन करते हैं। अब इसके अंदर लिखा है कि 15 अगस्त 1947 को हमारे पास 565 प्रेसली स्टेट्स थे, जिनमें से 552 इंडिया में गए और 13 पाकिस्तान में गए। 13 का हमें कोई लेना देना नहीं। हमें 2 फिगर याद रखनी है, एक तो हमें 565 याद रखनी है और एक 552 याद रखनी है, क्योंकि 552 हमारे इंडिया में थे। अब इन 552 को इंडिया में मिलाना था ना, क्योंकि अगर पूरा इंडियन टेरिटरी बनानी है, इंडियन टेरिटरी के अंदर कौन आ रहा था? ब्रिटिश इंडिया भी आ रहा था, जो उनसे आज़ाद कराया, प्रिंसली स्टेट भी आ रहे थे और अदर टेरिटरीज भी आ रही थी, राइट। तो इन सबको मिलाना है ना इंडिया के अंदर, तभी तो हिंदुस्तान अखंड बनेगा, एक बनेगा। तो इनको मिलाने के लिए कुछ एक तो मान गए थे, लेकिन कुछ एक की कब्जी थी थोड़ी सी। वो कह रहे हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, क्योंकि उस समय से पहले वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से नहीं मिले थे, जैसे मिले वैसे ही मान गए। तो सबसे पहले तो देखो दिक्कत आनी थी इन भाई साहब के, तो जम्मू एंड कश्मीर के इनके आज तक आ रही है। कभी टाइम मिलेगा तो पूरी कहानी सुनाऊंगा, अभी के लिए डेट फैक्ट्स याद कर लो। 27 अक्टूबर 1947 क्या हुआ था? तो भैया 27 अक्टूबर 1947 को जम्मू एंड कश्मीर को मर्ज कर लिया गया था। यहाँ के राजा हुआ करते थे हरि सिंह जी। कौन? हरि सिंह जी। हरि सिंह जी को कहा कि भाई साहब हम लड़ लेंगे आपकी तरफ से, आप मत करो कुछ, इधर उधर पड़ जाएगी आपके, तो आप एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेसेशन साइन कर दो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेसेशन साइन करके हमारे जम्मू एंड कश्मीर को हिंदुस्तान में मिला दो। तो जम्मू एंड कश्मीर का इंडिया में विलय कब हुआ? 27 अक्टूबर 1947। और हमारे देश की आज़ादी कब मिल गई थी? 15 अगस्त 1947। तो जाहिर सी बात है कि देश की आज़ादी के बाद इसका विलय हमारे अंदर हुआ। उसके बाद ये तो ठीक है, चलो आ गया था। बाद में रह गया फरवरी 1948 के अंदर जूनागढ़। ये जूनागढ़ जो है ये हमारे क्या कहते हैं, राजस्थान वाला जूनागढ़ नहीं है, ये गुजरात वाला जूनागढ़ है। कौन सा वाला? गुजरात वाला जूनागढ़। तो गुजरात के अंदर जूनागढ़ पड़ता है। जूनागढ़ प्रिंसली स्टेट के नवाब हुआ करते थे महाबत खान। कौन हुआ करते थे? महाबत खान। और शहनवाज हुआ करते थे भुट्टो, वहाँ के दीवान नवाब के। तो वहाँ से हमने एक रेफरेंडम कराया। उस रेफरेंडम करा के हमने जूनागढ़ को भी फरवरी 1948 के अंदर कहाँ ले लिया? इंडिया के अंदर ले लिया। तो दूसरा स्टेट भी इंडिया के अंदर आ गया, जो अलग से रहने की मांग कर रहा था कि अलग रहना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पाकिस्तान जाना है। तो ये हो गया। अब उसके बाद नवाब मोहब्बत खान और शाहनवाज भुट्टो कहाँ गए? वो भाग गए पाकिस्तान। नवंबर 1948 आता है। अब ये दोनों तो क्या है, हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर है, कौन? जम्मू एंड कश्मीर, और साथ में कौन सा? हमारा जूनागढ़। ये तो मान गए थे। दिक्कत कर रहे थे हमारे थोड़े हैदराबाद वाले। हैदराबाद वाला के थोड़ी ज़्यादा परेशानी थी, ज़रा गर्मी थी उनके। तो हैदराबाद वालों के क्या किया हमने? एक ऑपरेशन चलाया। क्या चलाया? ऑपरेशन। कौन सा? ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो एक पुलिस एक्शन था। क्या था? पुलिस एक्शन था। पुलिस ने गलत कूटे, गलत कूट के लिए आई। तो नवंबर 1948 में हमने क्या ले लिया? हैदराबाद को ले लिया। निजाम थे उस्मान अली आसफ खान, और हमने इंडिया में मर्ज कर लिया विद हेल्प ऑफ पुलिस एक्शन। और ऑपरेशन का नाम क्या था? पोलो। अब ये तो वो थे जो प्रिंसली स्टेट्स हमारे यहाँ पर मर्ज हो गए। अब हमारे आती है अदर टेरिटरीज जो हमने मर्ज करी थी, अदर टेरिटरीज। अब अदर टेरिटरीज में देखते हैं 1954 1954 की बात चल रही है। कौन सी? 1954। चंद्रनगर, यनम, पौंडीचेरी, कैरिकल, माहे। क्या? चंद्रनगर, यनम, पौंडीचेरी, कैरिकल, माहे किसके कब्जे में थी? फ्रांस के कब्जे में थी। और दादर एंड नागर जो थी वो किसके कब्जे में थी? पोर्तुगल कब्जे में थी। दोनों 1954 में आजाद करा दी। तो चंद्रनगर कौन कौन सी? चंद्रनगर, यमन, कैरिकल, माहे और हमारी पौंडीचेरी, ये तो हमारे किसके पास थी? ये तो सी हमारी फ्रांस के पास। और हमारी दादर एंड नागर किसके पास थी? पोर्तुगल के पास। ठीक है, तो यहाँ हमने दोनों 1954 में आज़ाद करवा ली। फिर 1961 आता है। 1961 में हम क्या करते हैं? हम हमारी गोवा को और दमन एंड दीव को पोर्तुगल से आज़ाद करा लेते हैं। एक ऑपरेशन चलाया तो ऑपरेशन विजय उसके साथ में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि चंद्रनगर, यमन, कैरिकल, माहे और पौंडीचेरी हमने फ्रांस से ले ली। फिर दमन एंड दीव, दादर एंड नागर, गोवा हमने किससे ले लिया? पोर्तुगल से ले लिया। उसके बाद हमने फटाफट अमेंडमेंट करने शुरू किए और उसको अंदर मिलाना शुरू किया। पहला 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961, जिससे हमने दादर एंड नागर हवेली, जो कि हमने कहाँ से फ्री कराई थी? फ्रांस से फ्री कराई थी, उसको इंडिया के अंदर मिलाया और यूटी बनाया। फिर 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962, गोवा एंड दमन दीव को मिलाया, वो भी इंडिया के अंदर, उनको भी यूटी बनाया।
उसके बाद 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो भी सेम 1962 के अंदर हुआ, उससे हमने चंद्रनगर, पौंडीचेरी, यमन, कैरिकाल और माहे को इंडिया के अंदर मिलाया। और इसके अंदर हमने पौंडीचेरी के साथ मिलाया किस किस को, यनम को, कैरिकाल को और माहे को, और चंद्रनगर को मिलाया किसके साथ, वेस्ट बंगाल के साथ। ठीक है, संविधान संशोधन कौन सा, 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 सॉरी। तो चंद्रनगर, पौंडीचेरी, यनम, कैरिकाल, माहे वर मर्ज्ड विद इंडिया, चंद्रनगर वर मर्ज्ड विद वेस्ट बंगाल, और बाकी को किसकी बना दिया, पौंडीचेरी की यूटी। आर्टिकल 210 और 240 ये यूटीज के बारे में बात करते हैं। स्पेशल पावर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर इसी आर्टिकल के तहत चुने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको अदर टेरिटरीज के बारे में एक बार और बता देता हूँ भाई। अदर टेरिटरीज थी हमारी चंद्रनगर, यनम, कैरिकाल, माहे और पौंडीचेरी। तो ये हमारी अदर टेरिटरीज थी। इनमें से यनम को, कैरिकाल को, माहे को तो हमने बनाया यूटी किसकी, पौंडीचेरी की। ये सब कौन से अमेंडमेंट से हुआ, 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962। सेम इसी अमेंडमेंट से चंद्रनगर को हमने वेस्ट बंगाल के साथ जोड़ दिया। अब बढ़ती है हमारी दमन एंड दीव और साथ में हमारा गोवा। इसको भी हमने 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इंडिया के अंदर यूटी बना दिया। ठीक है, फिर हमारा आता है कौन सा, एक बच गया दादर एंड नागर। कौन सा, दादर एंड नागर। दादर एंड नागर को भी हमने अमेंडमेंट करके यूटी बना दिया, कहाँ की, इंडिया की। चले, कौन सा अमेंडमेंट था, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961। अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ तक आपको आ गया होगा। अब एक स्टेट था जो हमारे साथ तो था पर हमारा नहीं था, उसको हमने प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दे रखा था, उसका नाम है सिक्किम। सिक्किम क्या था, रूल चौगालों के रूल के अंडर था, तो सिक्किम को हमने प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दे रखा था। सिक्किम की कुछ पावर्स हमारे पास थी, जैसे कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल अफेयर्स, दूसरा डिफेंस और तीसरा कम्युनिकेशन। तो एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन तीनों किसके पास थी, तीनों थी इंडिया के पास। किसके पास, इंडिया के पास। और सिक्किम हमारे यहाँ पर क्या था, प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा था। किसका, प्रोटेक्टोरेट स्टेट का। फिर हमने 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं 1974। इससे हम चाहते थे कि सिक्किम के साथ हमारी बॉन्डिंग और रिलेशन अच्छे हो जाए, तो हमने क्या किया, सिक्किम का प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा हटा के उसको एसोसिएट स्टेट पे कर दिया। को समझे ना आप। पहले सिक्किम क्या था हमारे पास, प्रोटेक्टोरेट। क्या था, प्रोटेक्टोरेट, जिसकी एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन और डिफेंस हमारे पास था। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 35 किया। इसके तहत हमने क्या किया, इसको हमने एसोसिएट स्टेट बना दिया। क्या बना दिया, एसोसिएट स्टेट। किसको, सिक्किम को। अपेक्षा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एसोसिएट स्टेट बनाया तो उसको संविधान के अंदर कोई दर्जा देना पड़ेगा, तो आर्टिकल 2A और 10 शेड्यूल नया डाल दिया हमारे भारतीय संविधान के अंदर। क्या, 2A और 10th शेड्यूल हमने भारतीय संविधान में डाल दिया। अब ये 10 शेड्यूल पढ़ चुके हो तो आप कंफ्यूज मत हो ना 2A कहाँ गया, क्योंकि अभी सिक्किम क्या है, कोई एसोसिएट स्टेट है क्या हमारा, नहीं है। तो आगे जाके इसको डिलीट हो जाएगा, सबको टेंशन लेने की बात नहीं। तुमको 10 शेड्यूल में तो एंटी डिफेक्शन होता क्या बता रहा है भाई, और 2A तो पढ़ाया ही नहीं ऊपर, तो उस समय के लिए डाला था। ठीक है, प्लस इस 10 शेड्यूल के अंदर सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनने के बाद कुछ पावर भी दी गई। वो ये थी कि 2 मेंबर्स आपके लोकसभा और राज्यसभा से आ सकते हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं करेंगे। जब मैं आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये बताऊंगा कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग से होता है, यानी कि इसमें डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती, हमारी जनता वोट नहीं करती। इसके अंदर इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, हमारे जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही वोट करते हैं लोकसभा वगैरह से जाके। तो इन्होंने बोला कि तुम्हारे यहाँ पर चले तो जाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते। प्लस जो सिक्किम के सिटीजन है वो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। दोनों बातें हमने 10 शेड्यूल में अंदर लिख दी थी। आर्टिकल 2A साथ में जोड़ दिया था। एसोसिएट का दर्जा कौन से हमने अमेंडमेंट से दिया था, 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1974। ठीक है, बाद में हमने यहाँ पर भी एक रेफरेंडम कराया, जैसे कि हमने पहले रेफरेंडम कहाँ कराया था, हैदराबाद के अंदर। तो हैदराबाद के अंदर जूनागढ़ के अंदर रेफरेंडम करा के हमने इनको अंडर लिया था। तो वैसे ही यहाँ पर रेफरेंडम करा के 1975 में सिक्किम को पूरी तरह से इंडिया के साथ मर्ज कर दिया गया। ठीक है, मर्ज कर दिया गया। अब 36वां संविधान संशोधन पास हुआ 1975। इससे हमने क्या किया, पहले तो 2A को हटाया और 10 शेड्यूल को हटाया, कि अभी कोई काम नहीं है ना इनका। अब तो पूरी तरह से हिंदुस्तान का राज्य होगा, जैसे बाकी राज्यों के लिए कानून बनते हैं वैसे इनके लिए बनते हैं। तो इसके साथ हमने सिक्किम को पूरी तरह से मर्ज कर लिया। तो सिक्किम वाज कंप्लीटली मर्ज इन इंडिया विद 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975। अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब ध्यान में आ चुका होगा। तो ये हमारा पूरा हो गया। तो यहाँ तक हमारी क्या है कि यूनिफिकेशन तक पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे हमारा फंडामेंटल राइट्स, जब भी हम अगली वीडियो शुरू करेंगे। तो बस आप टेंशन मत लो यार, इसको 2-3 बार सुन भी लोगे ना तो भी आपको सारा याद हो जाएगा, और क्वेश्चन इसी में से आएगा। टिल दैट टाइम हैप्पी लर्निंग, एंजॉय, हैव फन। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।